मालूम है कि मुंबई में एक बहुत बड़ा इशू हुआ है और दहीसर परिसर में जो है वो अभिषेक कुशवाहा जी की जो है वो हत्या कल रात को गोली मार के हुई है। और ऐसे समय में सभी पत्रकार वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार वहाँ पे गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई और महाराष्ट्र में आज कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति बहुत बड़े पैमाने पर जो है खराब है। ऐसे समय में जो है आज अभिषेक के ऊपर जो है संपल जी आपको मार्गदर्शन करेंगे। दिनों में एक स्टूडेंट्स का और युवाओं का ग्रुप कांग्रेस पार्टी में खड़गे जी से राहुल गांधी जी से मिला और वो काफ़ी परेशान युवा हैं और उन्होंने जो डिटेल दी तो हम लोगों को ये था कि बहुत सारे ऐसे युवा जिनको नौकरी लगी आर्म फोर्सेस में, जिन्होंने अपना रिटर्न क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया और उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया और अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद उनको ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी गई और अब मालूम पड़ा कि वो 1.5 लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं। देखिए, हम लोग सब एक ही लगभग पृष्ठभूमि से आते हैं और हम लोगों को एक विश्वास, जब हम पढ़ रहे थे तो आप सब किसी को शेयर करेंगे, तो एक हम लोग को विश्वास था कि हम लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। इस देश के अंदर एक बड़ा हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब के अंदर एक ये समझ थी परिवारों में कि आप पढ़ाई करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ये भरोसा जो है पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने तोड़ा है। अब लोगों में, युवाओं में, छात्रों में ये भरोसा नहीं रह गया कि पढ़ाई करके नौकरी लगेगी, पढ़ाई करके काम मिलेगा। एक जनरल फीलिंग युवा के अंदर आ रही है और ये मेरा मानना है कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा गुनाह है कि उन्होंने इस देश से ये भरोसा छीन लिया कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। और ये बहुत हैरानी वाली बात है, हर व्यक्ति, हम में से जितने भी हम अपने परिवारों से आते हैं, अपने मोहल्लों से आते हैं, अपनी कॉलोनियों से आते हैं, गाँव से आते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि एक सरकारी नौकरी, पक्की सरकारी नौकरी लगने का अर्थ क्या होता है। सिर्फ वो व्यक्ति नहीं तरक्की करता, उसका परिवार, उसके तमाम साथी, उनका भी एक सामाजिक स्टेटस बढ़ता है और कई कई साल उसके लिए तैयारी करते हैं। यहाँ पे 1.5 लाख लोग ऐसे रहे जिनको कि केवल सरकार ने अपनी नीति चेंज करने की वजह से उनसे नौकरी छीन ली और 1.5 लाख में 200 से ऊपर सुसाइड कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने पूरी मेहनत करके नौकरी निकाली, जब उनको कैंसलेशन मिला और कैंसलेशन के बाद 3 साल से सुनवाई नहीं हो रही है, वो डिफेंस मिनिस्टर को भी मिले, राजनाथ सिंह जी ने उनको कमिट किया, वो उनके प्रति सहानुभूति थी राजनाथ सिंह जी की, लेकिन बात उनकी भी नहीं चली क्योंकि सरकार में किसी मंत्री की चलती तो है नहीं। तो वो बच्चों की बात लेकर आगे आए और कांग्रेस पार्टी की ओर से इस बात को जनता को पहचाना चाहते हैं कि ऐसी सरकार बेरोजगारी है, 45 साल की बेरोजगारी चरम पे है। ये सवाल कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार से पूछ रही है। सर, पहले राज्य से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ रहे थे कि जिस तरीके से कोड मजे बीते दिनों में जो घटना है, कल की भी घटना देखी होगी, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कितनी चिंता में है और क्या कुछ करना चाहती है, क्या विपक्ष है? देखिए, बीजेपी को एक शब्द बहुत पसंद है, मुंबई जैसी ग्लोबल सिटी जिसका कि लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी कि एक शांत शहर के रूप में माना जाता था। मैं देहरादून से आता हूँ, हमारे यहाँ बचपन में कहते थे पुलिस हो तो बॉम्बे पुलिस जैसी, तब बॉम्बे बोलते थे। आप वहां से जंगल राज को खींच के ले आए। आज जिस तरह से हो रहा है, और ये आम लोगों का क्राइम नहीं हो रहा है, ये विधायकों, पूर्व विधायकों के बीच में क्राइम हो रहा है। तो जो गैंग वॉर की बातें हुई, जो एक जमाने में इतिहास बन गई थी, उसको आप वापस ले आए हैं। और इस बात को लेके सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, मुझे लगता है मुंबई के और महाराष्ट्र का हर नागरिक, हर व्यक्ति इस समय चिंतित होना चाहिए कि उनके शहर का जो हाल इस सरकार के अंदर हो रहा है, उसको अगर रोका नहीं गया तो ये बात कहां तक पहुंचेगी, ये सोचकर भी आज चिंता हो रही है। दूसरा सवाल उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, आपने लिखा हो वहाँ पे यूसीसी मंजूर कर लिया गया, उसके बारे में क्या क्या, और साथ ही हल्द्वानी की जो घटना है, मस्जिद तोड़ने गए थे, उसके बाद जो पथराव आज देश में देख रहे हैं, इन दोनों घटना के बारे में कांग्रेस सरकार आपके ऊपर है।
देखिए कल एक सर्वे आया, बीजेपी को काफी चिंता हुई कोडीतीमध्ये और आप सब जानते हैं कि जब बीजेपी को चिंता होती है तो देश में क्या क्या घटनाएं घटती हैं और ये घटनाएं त्वरित नहीं होती है। कोई भी सरकार अगर चाहे तो इस तरह की घटनाओं पे तुरंत काबू पाया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जीतने का केवल एक ही तरीका है कि किसी तरह से भावनाओं को भड़काया जाए और किसी तरह से भावनाओं को भड़काकर पोलराइजेशन किया जाए। लेकिन देश की एक सच्चाई वो भूल रहे हैं, वो सच्चाई ये भूल रहे हैं कि इस देश का आम लोग अब इन बातों में नहीं आ रहा है। यही कारण है कि पिछले एक महीने में पूरे देश में घर घर अक्षर चावल बांटने के बाद, इस देश में घर घर में जाने के बाद और ईडी के दुरुपयोग के बाद, पूरी एजेंसी के पूरे दुरुपयोग के बाद कल के सर्वे में कांग्रेस पार्टी को बढ़ते हुए रोक नहीं दिखा। खुद उनके सर्वे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 2019 की बजाय काफी आगे है और अगर वो हमें 70-71 सीट दे रहे हैं तो हम उसको 171 मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमारी सीट जहां होती है वहां को कम से कम करके दिखाते हैं। तो ये इस देश की जनता को क्रेडिट जाता है कि वो इन बातों को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो चालें होती हैं वो चालें अपनी रहती हैं। और अभी आप देखिए पिछले 10 साल में उन्होंने क्या परफेक्ट किया। ईडी का इस्तेमाल कीजिए, नेताओं को डराइए, अपने यहाँ लाइए। ईडी का इस्तेमाल कीजिए, नेताओं को गिरफ्तार कीजिए। सरकार में उन्होंने पूरी कोशिश की, सरकार नहीं गिरा पाई। बिहार में अभी कोशिश पूरी की है, सरकार बचा नहीं पा रही है। उनके अपने एमएलए को ले जाने की तैयारी हो रही है और 12 तारीख को निश्चित तौर पर नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट हारने वाले हैं, क्योंकि इस देश की जनता और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की जो हमारी पार्टियां हमारे साथ हैं वो इस बात को समझकर अब लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के गेम में विफल कर रही है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की अलग परंपरा रही है, गरिमा रही है, लेकिन जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि कायदा सुव्यवस्था का एक बहुत बड़ा सवाल महाराष्ट्र और मुंबई में पैदा हुआ है। आपने जैसा जिक्र किया कि कल्याण में 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें स्वयं आमदार ही जो है वो पुलिस स्टेशन में जाके जो है वो गोलियां चलाने का काम किए थे। और कल जो हमने घटना देखी वापस एक लोक प्रतिनिधि के ऊपर जो 2 बार काउंसिलर थे ऐसे अभिषेक घोसाळकर जी के ऊपर जो है फेसबुक लाइव में जो है वो गोलियां मारने का काम हुआ। कहीं ना कहीं ये गुंडाराज जहाँ है महाराष्ट्र में वो पैदा करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे सप्पल साहब ने सही कहा कि कभी ना कभी महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की जो गणना थी, मुंबई पुलिस को तो स्कॉटलैंड के साथ कंपेयर किया जाता था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज क्या हम लोग देख रहे हैं, आज मुंबई हो या महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि गुंडे जो है वो घूम रहे हैं। कभी ना कभी तो हमें पूछना भी पड़ेगा कि बीच के काल में कितने लोगों को रिवॉल्वर दिया गया है, कैसे रिवॉल्वर इतना आसानी से मिल गया है। तो थाने को मुझे स्पेसिफिकली कहना है कि कितने रिवॉल्वर का वाटअप हुआ है, इसका चौकसी होना चाहिए। आज अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे गुंडे मंत्रालय में घूम रहे हैं, किसका श्रेय है उनको? वर्षा बंगले पे घूम रहे हैं, किसका श्रेय है उनको? नागपुर में घूम रहे हैं। तो आज वो बिल्कुल फ्री होके पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, तो वो पूरी तरह से सरकार का और राज्य के मुख्यमंत्री का उनको श्रेय है, ये हमारा इसके ऊपर कहना है। दूसरा मेरा ये कहना है कि इन सब बीच में होम मिनिस्टर कहाँ है? होम मिनिस्टर को इसमें जवाब देना पड़ेगा ना। जब उनके विधायक के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी तब वो चुप थे, जब रील के मामले में पूछा गया तब वो चुप थे, कल जो घटना गई उसके बाद भी वो चुप है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि हमारे होम मिनिस्टर कहाँ है? उन्होंने तो राजीनामा देना चाहिए जब ऐसी कोई घटना हो रही है, लोक प्रतिनिधि को मारा जा रहा है, लेकिन होम मिनिस्टर का कहीं पता नहीं दिख रहा है। आज सभी लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से माहौल पूरा महाराष्ट्र में चल रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति में हम सब लोग सोचने लगे कि फेसबुक लाइव में गोली मारी गई, उनको 4 दिन पहले कौन मिला, क्या हुआ, उसकी भी चौकसी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है आज बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस और जो महाराष्ट्र पुलिस है उस पर बहुत बड़ा तनाव है। और हमने एक जगह देखा कि अभी गृह मंत्रालय को मदद नहीं मिल रही है, इसीलिए लातूर पुलिस स्टेशन में बोकड़ का काटने का काम हुआ। अगर उनके विधायक ही कहेंगे कि जाइए हाथ पैर तोड़ के आइए और हम आपको टेबल पे जो है वो आपको जामीन दिला के देंगे, तो क्या अपेक्षा करते हैं आप? अगर उनके विधायक कहेंगे कि सागर बंगले में हमारा बॉस बैठा है जो हमको संभाल लेगा, तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो ये इल्जाम किसके ऊपर सब जा रहे हैं? ये सब इल्जाम जो जा रहे हैं होम मिनिस्टर के ऊपर जा रहे हैं। जब विधायक खुद कह रहे हैं कि मेरे करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री ने सब साजिश की है, मुख्यमंत्री की वजह से मैं गोली मार रहा हूं, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? आज कायदा सुव्यवस्था की बात होती है। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगी कि लोक प्रतिनिधि की संरक्षित करना
तो ये हालत अगर है तो सर्वसामान्य आदमी की हालत क्या रहेगी? आप सोच सकते हो ये महाराष्ट्र है कि गुंडा राज चल रहा है यहाँ पे? ये सवाल हम यहाँ से पूछना चाहते हैं। और ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर ने जो है वो राजीनामा देना चाहिए, सरकार ने जो है वो बर्खास्त होना चाहिए। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जब किसी विपक्ष के ऊपर बात होती है तो शिबू सोरेन जी को जो है वो राजीनामा उनको देख के वो आपको मालूम है उनको कहाँ भेजने का काम होता है, लेकिन हमारे यहाँ की सरकार को जो है वो बर्खास्त करने का काम नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? आज दिल्ली की सरकार को परेशान करने का काम हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में जहाँ पे मंत्रालय है, जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वर्षा बंगला है, वहाँ पे अगर गुंडे मौका छूटते हैं तो वहाँ पे हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? तो मेरा सरकार से और बिल्कुल ही हम अपेक्षा करते हैं और हम लोग बिल्कुल इस बात से सहमत है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर आंदोलन होगा। हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों से कहेंगे जहां इस महाराष्ट्र की परिभूमि और जो आपको राजनीति की परिभाषा थी उसको पूरा चेंज करने की परिभाषा हो रही है। गुंडों को मुक्काट छोड़ने का पूरा जो है वो सरकार की तरफ से मिल रहा है। और ऐसे समय में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर है दोनों चुप है तो दोनों को जवाब देना पड़ेगा। ये घटना जो है और जिस तरह से ये घटना हुई है उसका हम निषेध करते हैं। सासवड़ में ईवीएम मशीन चोरी होने का मामला सामने है, क्या बताएंगे? इस बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। आज कौन सी पार्टी में है उस किसी को निशानी दी जाती है, किसी को पूरी पार्टी दी जाती है। पहले कभी ऐसा हुआ था कि चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह पैदा हुआ था? पहले कभी ऐसा हुआ था कि न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुआ था? पहले कभी ऐसा हुआ था कि सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह हुआ था? लेकिन सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह होके भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता है, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप होके मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं हुआ किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। जो आमदार बिल्कुल कहते हैं कि मैंने गोलियां मारी, एक्सेप्ट कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बाबा सिद्दीकी के ऊपर आपका क्या बयान? देखिए, मैंने कल ही अपनी प्रतिक्रिया इस मामले में दी है कि जैसा आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में जो भी गए हैं उनके सबके क्लोजर रिपोर्ट आ गए हैं। चाहे अजित दादा रहे, चाहे छगन भुजबल रहे, महाराष्ट्र की अपनी अलग राजनीति चल रही है। जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र की गरिमा और महाराष्ट्र की पूरी तरह से राजनीति को जो है वो मैला करने का काम किसने किया है? तो ये शिंदे फडणवीस सरकार ने किया है। जब से केंद्र में मोदी और शाह आए हैं उन्होंने इस देश की राजनीति को पूरा बदल दिया है। इस देश की राज में गुंडागिरी का राज हो रहा है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। कभी महाराष्ट्र में ऐसी परंपरा थी क्या? कभी रील्स बनते थे क्या? कभी होता था क्या मुख्यमंत्री के साथ फोटो आते थे? आप 3 बजे तक किनसे मिलते हो? आपके कितने लोगों के साथ फोटो आते हैं और 2 दिन 3 दिन के बाद ये घटनाएं होती, तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। महाराष्ट्र की जनता भी आपसे पूछ रही है। अगर लोक प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं तो जनता की बात क्या करेंगे? धन्यवाद। लोग गरीब थे और उस देश में कांग्रेस सरकार ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी बना के दिखाई। दूसरी सबसे बड़ी आर्मी भारत की है। आर्मी नहीं तो नहीं, उस गरीब मुल्क में हमने भारत को न्यूक्लियर पावर में बनाया। जो नेहरू जी ने आजादी के पहले, आजादी से 1 साल पहले जब आजादी मिलना तय हो गया था लगभग, तो न्यूक्लियर कार्यक्रम मम्मी पापा को बुला के शुरू कर दिया था। ये मुंबई इसकी बेसिक नगरी है। न्यूक्लियर पावर बने, हम स्पेस पावर बने, एक से एक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल हो, अग्नि मिसाइल हो, पृथ्वी मिसाइल हो, टैंक्स हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो, 36 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, 50 से ऊपर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत जब गरीब था तब बन गया। अपनी मिसाइलें 100-100 अभी पिछले दिनों मोदी जी ने कहा हमने तेजस विमान किया। जनता को ये नहीं बताया कि तेजस विमान और विक्रम तो किए, लेकिन जब गरीब मुल्क था तो 110 से ज्यादा वॉरशिप भारत ने खुद बनाए। 110 से ज्यादा लड़ाकू पोत। दुनिया में मिसाइल में हम सबसे आगे थे। हमारी फौज का लगभग 90% सामान, चाहे वो गोलियां हो, चाहे वो पिस्टल्स हो, चाहे वो भारत में बनता था। और ये आजादी के बाद शुरू हुआ। तो एक गरीब मुल्क जो था उसमें पेंशन भी थी, उसमें पक्की नौकरी भी थी, उसमें मिसाइल्स भी थी, उसमें टैंक्स भी थे, उसमें युद्ध पोत भी थे, उसमें फ्रिगेट्स भी थे, उसमें ये तमाम चीजें थी। और आज हम लोग कहते हैं दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना रहा हूं मैं, लेकिन इस सब के लिए पैसा नहीं है, लोगों की नौकरी के लिए पैसा नहीं है। तो ये जो मैजिक, मोदी मैजिक है, ये रिवर्स मैजिक जो हो रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। और हम ये सवाल आपके सामने भी रखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा जादू फिर कांग्रेस के पास था कि गरीब मुल्क में हम ये सब कर पाए, और ऐसा कौन सा ब्लैक मैजिक मोदी कर रहे हैं कि अमीर मुल्क में हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं। आप सबको ये भी याद होगा कि मोदी जी ने अपना कैंपेन शुरू किया था 2014 में सिरसा से, एक एक्स सर्विसमैन की रैली की थी और उसमें दिया था नो वन रैंक वन पेंशन से शुरुआत की थी। और 10 साल में हम नो रैंक नो पेंशन पे आ गए।
अब फौजी जो बन रहे हैं उनका नाम फौजी नहीं है, अग्निवीर है। अब उनको कोई रैंक नहीं मिलेगा, अब उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ मोदी सरकार क्यों कर रही है? ये कांग्रेस पार्टी का दूसरा सवाल है कि इस देश में अगर आप सुरक्षा बलों को कमजोर कर देंगे, इस देश में अगर आप सुरक्षा बलों के अंदर भर्ती को कमजोर कर देंगे, इस देश में अगर आप पैसा डिफेंस में नहीं लगाएंगे, डिफेंस का बजट लगातार हर साल कम होता गया 2014 के बाद, तो इस देश की जो सुरक्षा है उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, वो दिखने में भी आ रहा है। और ना केवल आर्मी, अभी आप सब तो यहाँ बॉम्बे में सब एयरपोर्ट जाते होंगे, एयरपोर्ट पे पैरामिलिट्री के पास रहता था, सीएसएफ के पास रहता था, अब प्राइवेट एजेंसी लगा दी। प्राइवेट एजेंसी के अंदर स्क्रीनिंग करती है, क्योंकि पैरामिलिट्री के जवान को 40 से 60 हजार रुपए सैलरी मिलती है, और जो अब लोग लगाए जा रहे हैं वो 8 से 10 हजार सैलरी लगाए जा रहे हैं। तो आप हर जगह रोजगार छीन रहे हैं, आप पैरामिलिट्री से रोजगार छीन रहे हैं, आप सरकारी रोजगार छीन रहे हैं, आप आर्मी से रोजगार छीन रहे हैं, और कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। तो किसके लिए आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, ये हमारा सवाल है। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा अग्निवीर से आगे भी, अभी इन्होंने कल व्हाइट पेपर इशू किया, दुनिया की पहली सरकार होगी जो 10 साल सत्ता में रहने के बाद 10 साल पहले की आर्थिक नीतियों पे कोई व्हाइट पेपर इशू करते हैं। ये पहली सरकार है। इस व्हाइट पेपर में जो चीजें छुपा जाते हैं, मैं कुछ एक बातें शेयर कर सकता हूं आप लोगों से। बड़ा सिंपल सा सवाल है। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और हमारी कांग्रेस लेड यूपी सरकार बनी, तो तनख्वाहें क्या थी? 2004 में अगर मैं सरकारी तनख्वाहों की बात करूं तो एक अंडर सेकेंड 600 रुपए थी, 16,600। हम जब बाहर गए तो वो 78,000 हो गई। 16,600 से 78,000, आप देखिए कितने परसेंटेज का फर्क है, लगभग 4.5 गुना। और 78 से अब 1.25 हो रही है, यानी कि 40%। हमारे टाइम में 4.5 गुना तनख्वाहें बनी, इनके टाइम में तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। पत्रकारों की तनख्वाहों की बात करूं, मैं पत्रकार रहा हूं, मैंने चैनल चलाए। 2004 के अंदर एवरेज पत्रकार की तनख्वाह दिल्ली के अंदर टीवी चैनल में जो हमारे टेक्नीशियन वर्ग था, उसकी तनख्वाह रहती थी 7-8 हजार रुपया। 2014 में जब गए तो तब तक लगभग 40 से 50 हजार तनख्वाह हो गई थी, 8 से 9 गुना तनख्वाह बढ़ी। और 2014 से लेकर 2024 तक अब हार्डली 2 या 3% या 5% तनख्वाहें बढ़ी। तो 10 साल आपने ऐसा निकाल दिया। हमारी सरकार के दौरान 4 गुना तनख्वाहें बढ़ी 10 साल में, और मोदी सरकार के दौरान 10 साल के अंदर 5%, 10%, 15% तनख्वाहें प्राइवेट सेक्टर में बढ़ी है। और अगर नेशनल एवरेज की बात करें, हमारे टाइम में जो तनख्वाहें बढ़ी वो 3 से 4 गुना प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाह बढ़ी, और मोदी सरकार में 0.2% 10 साल में तनख्वाह बढ़ी है, 0.2%। और इसको आप इकोनॉमी का ग्रोथ कहते हैं, आप ये कहते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जो आज तक आप हम सब जानते हैं, हमारे घरों में पहला एसी, हमारे घरों में आम लोगों में अगर आप देखें देश भर के अंदर गाड़ियां, विदेश यात्राएं, अच्छे कॉलेज में पढ़ना, अच्छी फीसें देना, ये 2004 से 14 के बीच में हुआ। 4 से 14 के बीच में क्या हुआ मोदी सरकार, ये बताइए। तो जो आंकड़े हैं, आंकड़े वो दे सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, उस हकीकत को आपके सामने हम रखना चाह रहे हैं कि हकीकत ये है कि पिछले 10 साल के अंदर एक स्टेगनेंट ग्रोथ, और जो ग्रोथ हो रही है जिसकी बात करते हैं, वो केवल कुछ उद्योगपतियों के लिए हो रही है कि जितना भी संपत्ति थी पूरा ध्यान उनको सौंपने में लगा दिया। आम आदमी की ना तनख्वाह बढ़ी, आम आदमी की ना सुविधाएं बढ़ी है। जो कुछ चल रहा है वो बेसिकली आम लोग भी अपनी प्रॉपर्टीज के सेल से कर रहे हैं, तनख्वाह से नहीं अपनी जिंदगी चला पा रहे हैं। तो ये इस देश को, जो देश को कांग्रेस पार्टी ने बना के एक लेवल पे लेके आए थे, उसको पिछले 10 साल में कमजोर किया मोदी सरकार ने। इस बात को कहने के लिए कल पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, और बोलते बोलते कई सारे झूठ बोल जाते हैं। वो बोल दिया कि हमने 20 PSUs बनाए। कोई बता दे कौन से 20 PSU, और ये बता दें कि 2 साल पहले निर्मला सीतारमण जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पाइपलाइन की घोषणा की थी, और पूरे देश के सामने एक अनाउंसमेंट किया था कि इस देश में एक भी नॉन स्ट्रेटेजिक PSU सरकारी नहीं रहेगा, एक भी।
और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में एक सेक्टर में केवल एक रहेगा। जैसे ऑरेंज फैक्ट्री में 36 पीएसयू थे तो बल्कि एक रहेगा, बाकी सब प्राइवेटाइज कर देंगे। तो वो वहां से जो सरकार ने घोषित नीति की कि हम कोई पीएसयू नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में नहीं रखेंगे, सारे एक एक करके बेचते गए। अचानक से लग रहा है कि बेरोजगारी का बहुत दबाव है तो कल आके संसद में बोलती है 20 पीएसयू हमने बनाए। कोई पत्रकार जब पूछेगा 20 के नाम बता दीजिए, ये 20 कहां से आए? बोलते हैं कि हर हफ्ते हम एक यूनिवर्सिटी बनाए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलनी है, कौन जिसकी तनख्वाहें आम लोगों फीस आम लोगों के बस की बात नहीं है। कौन सी सरकारी यूनिवर्सिटी उन्होंने पिछले 10 साल में बनाई है? एक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है। जो है बेच रहे हैं। लेकिन संसद में आके बात ऐसे होती है हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी बनी, 20 पीएचडी बने। तो मैं पत्रकार और मैं फॉर्मर पत्रकार के ऊपर पूछ रहा हूँ, ये सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से आप लोगों